हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा और स्वागत है आपका नॉलेज फैक्ट इंडिया में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ब्लैक होल के तथ्यों से जुड़ी एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाएंगे जिसे आप शायद ही भूल पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी ने महाभारत या रामायण के बारे में तो पहले से ही सुना होगा, क्योंकि आज के इस अत्याधुनिक दौर में आपके पास दूरदर्शन की सुविधा तो होगी ही। हमारा जो मन है यह काफी अनोखा है, इसे जितना भी कुछ तो इसका मन कभी नहीं भरता। इसलिए हर वक्त हमारा मन कोई एक नई चीज को प्राप्त करने के लिए हर वक्त तत्पर रहता ही है। खैर, हिंदू धर्म में मुख्य रूप से 4 वेद, 25 उपनिषद और 8 पुराण हैं। इन सभी प्राचीन ग्रंथों के रचे जाने का एक अलग अलग मकसद है, परंतु अगर हम इन ग्रंथों को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इन सभी के अंदर एक मूलभूत बात छिपी हुई है। तो दोस्तों, वह मूलभूत बात आखिर है क्या? वो है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, या अंधकार के ऊपर प्रकाश की जीत, या तो फिर अधर्म के ऊपर धर्म की जीत। हमारे पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में दानवों को बुराई का प्रतीक माना गया है। आप सभी ने इनका क्रूर रूप और अत्याचार को टीवी पर देखा ही होगा। ब्लैक होल के तथ्यों के विषय के बारे में बोलने से पहले अंतरिक्ष के इन दानवों के बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं। पुराणों में वर्णित दानवों की तरह ब्लैक होल भी अंतरिक्ष में विनाश का खेल खेलते ही रहते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के तथ्यों की शुरुआत खुद ब्लैक होल से ही होती है। इस ब्लैक होल का अपना कोई वजूद नहीं होता है। इसका वजूद बनता है दूसरे खगोलीय वस्तुओं से, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जैसे तारे, ग्रह, नेचुरल सैटेलाइट्स, गैलेक्सीज को नियमित रूप से निगल कर। ब्लैक होल खुद के वजूद के लिए दूसरे नक्षत्र पर निर्भर रहता है। ब्लैक होल का आकार इसी वजह से काफी बड़ा होता है। तो दोस्तों, क्या आपको ब्लैक होल की परफेक्ट डेफिनेशन पता है? इनफैक्ट दोस्तों, क्या आपको ब्लैक होल के तथ्यों से जुड़ी इसकी इतिहास मतलब हिस्ट्री के बारे में पता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम देखेंगे ब्लैक होल को लेकर आइंस्टाइन की थ्योरी आखिर है क्या। साथ ही इसमें ब्लैक होल के ऊपर होने वाले आविष्कार यानी कि डिस्कवरीज भी देखेंगे। आखिर कैसा है ब्लैक होल का स्ट्रक्चर, इसे हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम ब्लैक होल में गिर जाए तो हमारे शरीर का क्या होगा? और एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या हमारी धरती एक ब्लैक होल बन सकती है? और थोड़ा सोचो दोस्तों, सूर्य अगर ब्लैक होल बन जाएगा तो इस धरती का क्या होगा? ब्लैक होल से रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, धरती के सबसे करीब कौन सा ब्लैक होल है, क्या आप जानते हैं? एंड नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आखिर क्या हम एक दिन ब्लैक होल के अंदर समा जाएंगे? क्या कभी अंतरिक्ष में ब्लैक होल खत्म होते हैं? और दोस्तों, क्या होगा जब 2 ब्लैक होल्स की टक्कर हो जाए? तो दोस्तों, इन सभी हैरतअंगेज सवालों का इंटरेस्टिंग जवाब सुनने के लिए इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में बनाया है। इसीलिए ब्लैक होल के तथ्य और इससे जुड़ी रोचक बातों को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इसके लिए हमें ब्लैक होल को शुरू से अंत तक समझना होगा। तो चलते हैं दोस्तों ब्लैक होल की इस अमेजिंग दुनिया में। दोस्तों, ब्लैक होल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज ब्लैक होल? ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक ऐसा हिस्सा है जहां ग्रेविटेशन फोर्स अंतरिक्ष की बाकी जगहों के मुकाबले सबसे ज्यादा होती है। इस ग्रेविटेशन फोर्स की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि इससे ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु, रेडिएशन और यहाँ तक कि लाइट भी नहीं निकल पाती। ब्लैक होल के तथ्यों के इस वीडियो में हमने आपको पहले से ही बता रखा था कि यह एक दानव है। यहाँ दोस्तों, दानव का मतलब बड़े बड़े सींग या लंबे लंबे नुकीले दांतों वाला दानवों की बात नहीं कर रहे हैं। हमने ब्लैक होल को इसके आकार को देखकर ही इसे दानव कहा है। तो चलिए हम ब्लैक होल को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आप सभी ने तो निश्चित रूप से गेहूं पीसने की मशीन को तो देखा ही होगा, जिसमें से आटा निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम गेहूं पीसने की मशीन को ब्लैक होल के साथ तुलना करने जा रहे हैं। जैसे गेहूं की मशीन में डाले जाने पर मशीन खुद ब खुद घूमते घूमते धीरे धीरे मशीन में डली हुई सारी गेहूं को निगल जाती है, ठीक इसी तरह अंतरिक्ष में ब्लैक होल घूमते घूमते अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से अपने चारों तरफ मौजूद हर एक चीज को धीरे धीरे निगल कर अपने अंदर समा लेता है। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि गेहूं पीसने वाली मशीन से आखिर में हमें आटा देखने को मिलता है, परंतु ब्लैक होल के अंदर एक बार समा जाने के बाद कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, हमने यहाँ आप सभी को समझाने के लिए गेहूं पीसने वाली मशीन और ब्लैक होल की तुलना की है।
और हम आपको यह भी बता दें, इन दोनों को आप पूरे रूप से एक साथ जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि ये दोनों चीजें फिजिक्स के अलग अलग सिद्धांतों के ऊपर काम करते हैं। अब ये तो होगी डेफिनेशन दोस्तों। अब और भी बातें जानने से पहले थोड़ा चलिए ब्लैक होल की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक होल के तथ्यों के बारे में सोचना सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन मिचेल ने की थी। साल 1784 में उन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में जिक्र किया था। उनका कहना था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सूर्य के समान हो जाए और इसका रेडियस सूर्य की डायमीटर के मुकाबले 500:1 के रेशो का हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में ब्लैक होल बन जाता है। ऐसे सिचुएशन में उस डेंस ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने और भी कहा था कि ऐसे ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और लार्ज ऑब्जेक्ट को हम आसमान में खुले आंखों से देख नहीं सकते। उनका यह कहना सही भी था, क्योंकि ब्लैक होल का नाम ही इसके रूप को दर्शाता है। खैर, उन्होंने बाद में कहा कि ब्लैक होल को उसके आसपास मौजूद और निगली जाने वाली चीजों से निकलती हुई प्रकाश के माध्यम से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हुआ था ब्लैक होल के तथ्यों के बारे में जानने की शुरुआत। अभी थोड़ा ब्लैक होल के थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक होल के थ्योरी का जन्म अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के ऊपर आधारित है। इसी थ्योरी के माध्यम से आज हमारे साइंटिस्ट ब्लैक होल के तथ्यों को सबके सामने उजागर करने में सक्षम रहे हैं। एंड द बेसिक फॉर्मूला ऑफ दिस थ्योरी इज E=mc²। साल 1915 में आइंस्टाइन ने लाइट की स्पीड को अपना मूल ढांचा बनाकर इस थ्योरी को गढ़ा था। बाद में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने ऊपर दिए गए फॉर्मूला का हल निकालकर ब्लैक होल की दुनिया में और एक नया अध्याय जोड़ दिया। इसी हल के साथ यह भी प्रमाणित हुआ कि एनर्जी और मास को आपस में बदला जा सकता है। इसके अलावा इससे सिंगुलैरिटी का किस्सा भी सामने आया। हम आपको बता दें कि ब्लैक होल के तथ्यों की बातें सिंगुलैरिटी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ब्लैक होल में आखिर क्या है ये सिंगुलैरिटी, इसे हम आगे जानेंगे। तो अब हम देखेंगे ब्लैक होल से रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज। साल 1958 तक वैज्ञानिकों में आइंस्टाइन के द्वारा दी गई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के डायमीटर और उसके आसपास के एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत विवाद और आलोचना हुई। इन वैज्ञानिकों में भारतीय मूल के वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भी शामिल थे। 1958 में जब डेविड फिंकलेस्टीन ने इवेंट हॉरिजॉन का खोज किया तो यह एक ऐतिहासिक पल के रूप में इतिहास में लिखित हो गया। ये जो इवेंट हॉरिजॉन है, यह ब्लैक होल की वह जगह है जहाँ से कोई भी वस्तु एक बार चला जाए तो वह वापस लौटकर कभी भी इस ब्रह्मांड में नहीं आती। परंतु यहाँ इतनी बड़ी खोज होने के बाद भी ब्लैक होल को सिर्फ किताबी थ्योरी के रूप में ही वैज्ञानिक देखते हैं। 1969 में जब पल्सर्स की सबसे पहले खोज हुई थी तो ब्लैक होल को अपना अस्तित्व जताने के लिए एक नया मौका मिला। पल्सर्स ये न्यूट्रॉन स्टार्स है जो बहुत ही रैपिडली स्पिनिंग करता है और साथ ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक नैरो बीम की तरह प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब ये है कि पल्सर्स की खोज के बाद ब्लैक होल को वर्म होल की तरह न देखकर उसको एक अलग ही नजरिए से देखा जाने लगा। पर ये वर्म होल आखिर है क्या, इसे जानने के लिए आप ऊपर इस टाइम ट्रेवल के वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक अब चलिए थोड़ा सिंगुलैरिटी के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। वैसे तो सिंगुलैरिटी को ब्लैक होल के अंदर का रहस्य कहा जाता है। ब्लैक होल के मेन सेंटर पॉइंट में मौजूद है ये सिंगुलैरिटी। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए, सिंगुलैरिटी ही है जो ब्लैक होल के अंदर रहकर उसे रहस्यमय बनाता है। अगर हम किसी को पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है तो शायद उसका जवाब ब्लैक होल होगा, पर वास्तविक में ये जवाब सही नहीं है। सिंगुलैरिटी ही सबसे अनसुलझी और अनजानी बात है। इस पूरे विश्व में किसी को नहीं पता कि सिंगुलैरिटी में परिणत होने के बाद उस ऑब्जेक्ट या शरीर का क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सिंगुलैरिटी में परिणत हो जाने के बाद वह ऑब्जेक्ट मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। खैर, ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, इसलिए हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो सिंगुलैरिटी इस संसार का सबसे छोटा यूनिट है। यह एटम से भी छोटा है। किंतु परंतु बंधु, यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि इतने आकार में इतना छोटे होने के बाद भी इसकी डेंसिटी मतलब पूरे ब्लैक होल का मास इनफाइनाइट है। ये इतना छोटा है कि वैज्ञानिकों ने इसके वॉल्यूम को 0 माना है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो सिंगुलैरिटी को तो हम देख नहीं सकते, पर इसके मास का हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, अब तक तो आप ब्लैक होल क्या है और इससे जुड़ी थ्योरी के बारे में हम जान ही चुके होंगे, इसलिए अब बारी आती है ब्लैक होल के स्ट्रक्चर की। दोस्तों, अगर हम हमारे घर को बारीकी से देखेंगे तो हमें इसके यूनिट के बारे में पता चलेगा। यूनिट यानी एक फंडामेंटल एलिमेंट है। घर का यूनिट होता है ईंट, और ईंटों को जोड़ जोड़कर घर बनाया जाता है।
ईंटों के अलावा हमें सीमेंट, रेत, गिट्टी जैसे और भी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर हम घर को कई सारी चीजों का मिश्रण का फल कहे तो गलत नहीं होगा। ठीक इसी तरह हर एक ब्लैक होल बहुत सारे फंडामेंटल एलिमेंट से बना हुआ होता है, परंतु हम यह बात को कॉम्प्लिकेटेड न बनाते हुए सिर्फ उन फंडामेंटल एलिमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे जो वाकई में आपको जानने की ज़रूरत है। मेनली ब्लैक होल का स्ट्रक्चर ही ब्लैक होल फैक्ट्स की इम्पोर्टेंट कड़ी है। इसमें 6 एलिमेंट्स को बहुत ही खास बताया गया है। पहले और दूसरे एलिमेंट्स का नाम सिंगुलैरिटी और इवेंट हॉरिजॉन है, जिसके बारे में हमने आपको पहले से ही बता रखा है। अब बारी आती है अदर एलिमेंट्स की, वो है स्क्वारचाइल्ड रेडियस या ग्रेविटेशनल रेडियस। ये ब्लैक होल के स्ट्रक्चर का तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। स्क्वारचाइल्ड ने ही सबसे पहले इसे खोजकर निकाला था। इसका मुख्य काम है इवेंट हॉरिजॉन के डायमीटर को एक निर्धारित अंकों में मेजर करना। ये इवेंट हॉरिजॉन की एक स्पेसिफाइड मेजरमेंट को स्टेबलाइज भी करता है। माना जाता है कि जब स्क्वारचाइल्ड रेडियस का मेजरमेंट अगर बढ़ जाए तो ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाती है। इस डायमीटर का हिसाब करने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है, जो कि है R=2gm/c²। और नेक्स्ट एलिमेंट है एक्रेशन डिस्क। यह ब्लैक होल के स्ट्रक्चर का चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। यह ब्लैक होल का वो हिस्सा है जिसको हम ब्लैक होल की तस्वीरों में आमतौर पर देखते हैं। ये वास्तव में तारकीय चीजों से बनी चपटी डिस्क के आकार का होता है। यह नियमित रूप से ब्लैक होल के अंदर समाती रहती है। इसी डिस्क की वजह से हम ब्लैक होल को देख पाते हैं। अगर ये नहीं होता तो शायद हम ब्लैक होल की तस्वीर को भी नहीं देख सकते। और अब नेक्स्ट एलिमेंट है अर्गोस्फीयर। ये ब्लैक होल स्ट्रक्चर का 5वां एलिमेंट है। ब्लैक होल हमेशा ही एक स्पेसिफाइड स्पीड में घूमता ही रहता है। ये कोई स्टेबल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसकी स्पीड ज्यादातर चक्र के समान रोटेट होती रहती है। ब्लैक होल की असीम ताकत के कारण इसके आसपास के सभी ऑब्जेक्ट्स की घूमने की स्पीड चक्र के आकृति का हो जाता है। इसीलिए ब्लैक होल के आसपास का स्पेस टाइम भी घूमता ही रहता है। इसी घूमने वाले हिस्से को अर्गोस्फीयर कहा जाता है। अर्गोस्फीयर रोटेटिंग ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन के एक पोल को टच करता है और इक्वेटर के सबसे ज्यादा रेडियस तक एक्सटेंड होता है। देखने में यह काफी खूबसूरत और आकार में बहुत बड़ा होता है। और अब बारी आती है ब्लैक होल स्ट्रक्चर के 6th और लास्ट फंडामेंटल एलिमेंट की, जो है जेट्स ऑफ गैस। आपने अगर ब्लैक होल की तस्वीर का एक भी झलक देखा होगा तो आप भी इस चीज को पहचान जाएंगे। ब्लैक होल के सेंटर से आपको हमेशा एक चमकीली लकीर उससे निकलती हुई नजर आएंगी। वास्तव में यह चमकीली लकीर और कुछ नहीं बल्कि चार्ज पार्टिकल का गैस होता है। दरअसल ब्लैक होल के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आने वाले ऑब्जेक्ट्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को फिशन मतलब डिवाइड करते हुए उस ऑब्जेक्ट में मौजूद एटम्स को चार्ज पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यह चार्ज पार्टिकल्स बाद में किसी एक जेट विमान से निकली धुएं की तरह ब्लैक होल से निकलकर अंतरिक्ष में विलय हो जाते हैं। इन गैसों का प्रोजेक्शन स्पीड इतना तेज होता है कि यह कई करोड़ों किलोमीटर तक चले जाते हैं। तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर हम ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो हमारे शरीर का क्या होगा? ये जो सवाल है ना, ये हर किसी के मन में उठने वाला सवाल है। परंतु दुख की बात ये है कि इसके बारे में ज्यादा कोई पूछता या बताता नहीं है। हम सबका शरीर ऑर्गेनिक एटम्स के मिक्सचर से बना हुआ है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेन इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। जब हम ब्लैक होल के अंदर धीरे धीरे गिरते जाएंगे तो हमारा समय धीरे धीरे थमना शुरू हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूर से हमें ब्लैक होल के अंदर गिरता हुआ दिखेगा तो उसे हम धीरे धीरे आंखों से ओझल होते हुए नजर आएंगे। ब्लैक होल के अंदर गिरते समय अगर हम एक घड़ी को पहने रहते हैं तो हम साफ साफ घड़ी की सुई की घूमने की गति धीमे धीमे थमते हुए देखेंगे। हालांकि जब तक हम ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारे शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। किंतु परंतु बंधु, इवेंट हॉरिजॉन पर पहुंचने के बाद क्या होगा हमारे शरीर का? हमको इवेंट हॉरिजॉन पर पहुंचने से पहले सिर्फ अंधकार और टाइडल इफेक्ट की थोड़ी बहुत प्रभाव महसूस होने लगेंगी। जब हम इवेंट हॉरिजॉन तक पहुंच जाएंगे तो हमारे शरीर पर ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही झटके में खाने वाले च्युइंगम की तरह दोनों ओर से खींचकर लंबा कर देगा। इसे साइंस की भाषा में स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। स्पैगेटिफिकेशन को हमारा शरीर एक लिमिटेड लेवल तक ही झेल पाएगा, जिसके बाद हमारा शरीर का एक्सट्रीमली फ्यूजन मतलब बहुत ही छोटे छोटे डिवीजन प्रोसेस से गुजरना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस के खत्म होते होते हम दम तोड़ चुके होंगे और आखिरी में हमारे शरीर का हर एक एटम सिंगुलैरिटी तक पहुंच चुका होगा। तो दोस्तों,
कुछ इस तरीके से हमारा अंत चंद पलों में ब्लैक होल के अंदर हो जाएगा। ब्लैक होल फैक्ट की लिस्ट में और एक सवाल, क्या हमारी धरती कभी ब्लैक होल बन सकती है? अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो आपको थोड़ा फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल चीजों को जानना होगा। हमने इस वीडियो में पहले से ही स्क्वार्च रेडियस के बारे में बता रखा है। अगर हम इस रेडियस के दिए गए फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए इससे धरती के मिनिमम ब्लैक होल बनने की परिमीटर ऑफ डायमीटर निकालते हैं तो वो 1.67 सेंटीमीटर होगा। तो हाँ, साइंस के नजरिए से देखें तो यह पॉसिबल है, बट आप थोड़ा सोचिए, 6375 किलोमीटर की रेडियस वाली इतनी बड़ी धरती को इतने छोटे से बॉल में समा जाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। खैर, इंसानों के लिए यह इम्पॉसिबल है और इंसान भी क्यों चाहेगा कि उसका घर ब्लैक होल में विलय हो जाए। दोस्तों, जरा सोचिए, सूर्य अगर ब्लैक होल बन जाएगा तो इस धरती का क्या होगा? ये जो सवाल है ना, ये हमारे मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जगा देता है। हालांकि ऐसे होने के आसार बहुत कम ही हैं। फिर भी मान लीजिए कि सूर्य ब्लैक होल बन गया, तो ब्लैक होल बनने के बाद सूर्य का आकार तो छोटा हो ही जाएगा, परंतु उसका मास तो वैसे का वैसा ही रहेगा ना, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास में बदलाव न होने से उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। इसी वजह से सोलर सिस्टम की हर एक प्लेनेट अपने एक्सिस पाथ से भटकेंगे नहीं और पहले की तरह घूमते रहेंगे। वैसे ब्लैक होल होने के बाद भी सूर्य प्लेनेट को तो नहीं निगलेगा, परंतु हाँ, ब्लैक होल बनने से सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा। प्रकाश नहीं आने से धरती पर अंधकार का साया घिर जाएगा और ठंड से प्रकृति बर्फ की भांति बनकर खत्म हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि कौन सा ब्लैक होल धरती के सबसे करीब है? हमारे सबसे करीब का ब्लैक होल का नाम V616 मोनोसेरोटीज है। ये हमसे 3000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसका मास सूर्य के मास से 10 से 11 गुना ज़्यादा है। इतनी दूरी से ये ब्लैक होल हमें निगल तो नहीं सकता, पर हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारे गैलेक्सी सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जो कि सुपर मैसिव ब्लैक होल की डिवीज़न में आता है। इसका नाम सेजिटेरियस ए है और ये हमसे 27,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। आपको बता दूं कि 1 लाइट ईयर मतलब 5.9 ट्रिलियन माइल्स है, यानी कि 1 लाइट ईयर की दूरी 9,500 अरब किलोमीटर दूरी के बराबर होती है। तो जरा सोचिए दोस्तों, इतनी दूरी से ये ब्लैक होल भी धरती को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आखिर क्या हम एक दिन ब्लैक होल के अंदर समा जाएंगे? दोस्तों, आदि है तो अंत भी निश्चित है। एक ना एक दिन हम सभी को इस संसार से जाना ही है। खैर, विषय पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी धरती आसानी से ब्लैक होल की चपेट में नहीं आ सकती, क्योंकि हमसे करीब के दोनों ही ब्लैक होल बहुत दूरी पर है। बट हाँ दोस्तों, हमारी धरती एक दिन ब्लैक होल में समा जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। हमारे सबसे करीब के गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। एक अनुमान से हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और एंड्रोमेडा की टक्कर आज से 4 अरब साल बाद होगा। इसी टक्कर के दौरान एंड्रोमेडा के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल, जो कि सूर्य के मास से करोड़ों गुना ज्यादा मास का है, वो हमारी धरती को निगल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारी धरती ब्लैक होल से सुरक्षित है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ब्लैक होल पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस में क्या कभी ब्लैक होल का अंत संभव है, या क्या हो जाए अगर स्पेस में 2 ब्लैक होल्स की टक्कर हो जाए, तो इनके इंटरेस्टिंग जवाब सुनने के लिए ब्लैक होल पार्ट 2 देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।